हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओई एकेडमी। वीओई एकेडमी के यूट्यूब पेज पर आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप लोगों को हमारी एकेडमी की वीडियोस बहुत पसंद आ रही हों, आप उनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हों, आपकी तैयारी के अंदर वो बहुत हेल्पफुल साबित हो रही हों। तो जो लोग हमारी एकेडमी के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता दूं हमारी एकेडमी आप लोगों को आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो भी आपको कंटेंट रिक्वायर्ड है उसे प्रोवाइड करा रही है अपने YouTube पेज के ऊपर। यानी आप हमारे YouTube पेज के ऊपर वीडियो कंटेंट का हेल्प लेकर अपने 10th बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आराम से अपने घर बैठकर पूरी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारी कंपनी के जो YouTube चैनल के इस पेज को अगर आप विजिट करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक के रिलेटेड क्या है वीडियो मिल जाएगी। और ये जो भी हम वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी हेल्प करने वाली है। और वो बोर्ड चाहे जो मर्जी बोर्ड हो, ठीक है। एक सेंट्रलाइज सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको किसी भी तरीके के बोर्ड के लिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड है चाहे वो सेंट्रल है, ये वीडियोस आपको हेल्प करने वाली ही हैं। और मैं अपनी इंट्रोडक्शन में बता सकती हूँ, मेरा नाम नैनी है और मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ और मैं आपको साइंस के अंदर जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है मैं उसे कंप्लीट करा रही हूँ। यानी आपको 10th क्लास की साइंस में अगर आपको फिजिक्स के किसी चैप्टर में डाउट आता है तो आप चैनल के पेज पर जाकर एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं, फिजिक्स बाय नैनी मैम, और वहां पर आप अपने जो भी आपको टॉपिक जिसमें डाउट है वो टॉपिक उठा सकते हो, उसकी वीडियो देख सकते हो और अपने वो टॉपिक के जितने भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर सकते हो। और जो भी, ये बात मैं आपको बता दूं, जो भी आपको वीडियोस यहाँ मिलेंगी दे आर प्रोबेबली ऑफ 20-25 मिनट्स, वो ज्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं है स्पेशली फिजिक्स के लिए, ताकि आप लोग क्या है काफी छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर अपना टॉपिक क्या है कंप्लीट कर सको, ठीक है। जल्दी भी कर सको, इफेक्टिवली भी कर सको। और फर्दर यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व मिल जाएंगे, ठीक है, कि हमने अपनी वीडियोस के अंदर हम ट्राई करते हैं जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा सके वो हम क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराएं। सो विद फर्दर ड्यू हम अपना ज्यादा टाइम अब इंट्रोडक्शन पे ना लगाते हुए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम के टॉपिक को स्टडी किया था। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है रजे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर हमने कुछ डेली लाइफ के ऐसे फिनोमेना देखे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस के कारण, मतलब हमारे अराउंड एक एयर शील्ड की प्रेजेंस के कारण कुछ ऐसे लाइट, कुछ ऐसे वंडरफुल फिनोमेना दिखाती है, उसको स्टडी किया। जिसमें पहला था रेनबो फॉर्मेशन, यानी रेनबो बनता क्यों है। दूसरा हमने स्टडी किया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं। और जो तीसरा हमने स्टार्ट किया टॉपिक स्टडी किया था वो था अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये तीन बेसिक एप्लीकेशन थे किसके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। तो अगर किसी ने वो टॉपिक समझना है तो वो आप पिछली वीडियो पर जाके वो टॉपिक समझ सकते हो। मैंने एक ब्रीफ रिव्यू दे दिया उन लोगों के लिए, है ना, जो कॉन्टिन्यूसली यहीं से तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको रिलेट हो जाए कि हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या किया और अब आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा टिंडल इफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है टिंडल इफेक्ट, या फिर इस टॉपिक को मैं यूं भी बोल सकती हूं, ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हमारा आज का टॉपिक है रजे। देखो अब ये टॉपिक ना काफी डिफरेंट है उस टॉपिक से जो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। पिछली वीडियोस में हमने क्या देखा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था रजे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या देखा था हमने, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन और स्कैटरिंग में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का फर्क देखते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा टिंडल इफेक्ट भी क्या होता है, ठीक है। आप स्कैटरिंग समझ लोगे, टिंडल इफेक्ट भी समझ में आ जाएगा। बस स्कैटरिंग का उस तरीके की स्कैटरिंग को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब डिस्पर्जन और जो स्कैटरिंग है उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है रजे। जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैल जाना। स्कैटरिंग का मतलब क्या है, लाइट का फैल जाना। जैसे अब जनरली बताओ, आपने मान लो आप एक मतलब अपने फ्लोर के ऊपर क्या कर दो, एक गिलास पानी डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी का गिलास फैल जाएगा, ठीक है। आपने तो पानी मान लो थोड़े से एरिया में उसको गिराया है, बट वो पानी क्या करेगा, ट्रैवल करेगा ट्रैवल करेगा ट्रैवल करेगा और वो काफी जगह पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग का जो अल्फाबेटिक मीनिंग या फिजिक्स में भी इसका मतलब क्या है, स्कैटरिंग का मतलब होता है किसी चीज का फैल जाना, एलोंगेट हो जाना, बड़ी जगह तक, बड़े एरिया तक पहुंच जाना, ठीक है। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। और डिस्पर्जन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना।
डिस्पर्जन का मतलब होगा अलग अलग होना। तो अब जैसे लाइट के बेसिस में अगर हम स्कैटरिंग को या हम डिस्पर्जन को अगर हमने रिलेट करना हो तो ये दो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। देखो डिस्पर्जन से मेरा मतलब होगा, डिस्पर्जन का मतलब होता है जब एक लाइट अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। जैसे व्हाइट लाइट हमने स्टडी किया, जो व्हाइट लाइट होती है वो रजे किससे बनी होती है, वो 7 डिफरेंट कंपोनेंट से बनी होती है। तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट से मेरा मतलब क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब होगा लाइट का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाना। और स्कैटरिंग का मतलब क्या होगा कि कंपोनेंट्स का अलग ना होना, कंपोनेंट्स तो एक साथ ही चलेंगे पर जो लाइट है वो फैल जाएगी। जैसे आप जनरली देखो, आपने आप जहां पे भी रूम में बैठे होगे, आपने अपना बल्ब ऑन किया होगा, तो वो बल्ब की लाइट क्या है, वो बल्ब की लाइट पूरे कमरे में फैल रही है, क्या फैल रही है ना, वो अपने पूरे आपके पूरे कमरे में अंदर बल्ब की रोशनी आ गई है, तो वो बल्ब क्या है, पूरे कमरे में उसकी रोशनी पूरे तरीके से आपके कमरे के अंदर फैली हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग, लाइट का फैल जाना, अलग अलग एरियाज में फैल जाना। और डिस्पर्जन क्या होगा, लाइट का अपने कंपोनेंट्स में बिखर जाना। अब देखो, अब ये तो नहीं है ना कि आपके घर, आपको अपने कमरे में रेनबो तो नहीं नजर आ रहा होगा, आधा कमरा वायलेट है, आधा रेड हो रखा है, कोई ब्लू पोर्शन हो रखा है, कोई येलो हो रखा है, कोई ऑरेंज नहीं, पूरा का पूरा कमरा आपका व्हाइट ही है, व्हाइट ट्यूबलाइट है, तो व्हाइट ही कलर के सारी जगह लाइट होगी, बट वो जगह क्या है, वो सारी फैली हुई है। तो इस तरीके से डिस्पर्जन और जो टिंडल इफेक्ट है या स्कैटरिंग है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। डिस्पर्जन का मतलब होगा लाइट का अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाना, और डिस्पर्जन का मतलब होगा स्कैटरिंग का मतलब होगा लाइट का फैल जाना। अब विद दीज वर्ड्स लेट अस अंडरस्टैंड कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट होता है लाइट का स्कैटर होना। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है रजे लाइट का स्कैटर हो जाना। उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, उस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। अब हमने समझना है कि ये स्कैटरिंग होती क्यों है। देखो रजे, ये स्कैटरिंग कब होती है, ये होती क्यों है। जो भी आपका, आप किससे सराउंडेड हो रजे, आप एयर से सराउंडेड हो, एटमोस्फेयर से सराउंडेड हो, पर उस एयर में, उस एटमोस्फेयर में सिर्फ आपके एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसमें और भी बहुत कुछ है। उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स भी दिख जाएंगे। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं आपके अराउंड, स्मोक भी है आपके अराउंड। अब आजकल तो पॉल्यूशन बहुत हो रहा है ना, तो डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो असल में आपके आसपास का एटमॉस्फेयर जो है रजे, वो सिर्फ और सिर्फ एयर मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बना हुआ है, उसके अंदर और भी बहुत सारे माइन्यूट माइन्यूट कलर, माइन्यूट माइन्यूट साइज के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। अब क्या होता है रजे, जब भी मान लो एक लाइट किसी भी एक मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, मान लो एयर के अंदर एंटर कर रही है, तो ये तो मान लो एयर के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, स्मॉलर साइज। तो उससे बड़े आपको यहाँ पे जैसे कुछ डस्ट पार्टिकल्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ ये स्मोक के पार्टिकल्स भी हैं, एयर, थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स में थोड़ा कुछ इस तरीके का होता है, वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बट वो कम होते हैं। जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स की अमाउंट मतलब हमारी एयर में कब बढ़ती है, वो तभी बढ़ती है जब क्या हो, बारिश वगैरह का सीजन हो। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्या मिलते हैं, एयर के अंदर जो गैसेस के पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक्स, इस तरीके के पार्टिकल मिल जाएंगे। अब जब भी आपकी लाइट क्या है, वो किसी एयर के अंदर, इस तरीके के किसी मीडियम के अंदर एंटर करती है, तो अभी लाइट क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी है। ये सिंपल लाइट है, कंबाइंड लाइट है, ये विबग्योर से मिलकर बनी हुई है, ये 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी हुई है। अब क्या होगा रजे, जब भी ये लाइट किसी इस तरीके के मीडियम के अंदर से पास करेगी, तो ये क्या करेंगी, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये अपने साइज के मुताबिक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, यानी फैला देंगे। इनको क्या कर देंगे, फैला देंगे। अब आपको पता है ये भी सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी ये पार्टिकल इधर आ गया, कभी इधर आ गया, इधर आ गया। अब क्या होता है, जब भी लाइट इस तरीके के मीडियम के अंदर एंटर करेगी ना, तो डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ कोलिजन के कारण ये लाइट क्या कर लेगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी। काफी जगह पे इसके रिफ्लेक्शंस के कारण, स्कैटरिंग के कारण इसके पाथ क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। और ये लाइट क्या है, आपकी जो पूरे जो सोल्यूशन है, या बोलो जो आपका मीडियम है, उसके अंदर क्या कर जाएगी, फैल जाएगी। तो इस तरीके के इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इसे टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। अब टिंडल इफेक्ट आपको ज्यादातर आपको देखने को कहाँ मिलेगा, देखो अगर आप किसी बंद कमरे में बैठे हो, जहां पर आपने लाइट ऑन नहीं की है, ठीक है, अंधेरा कमरा है, लाइट ऑन नहीं किया आपने, और वहां पे आप कोई होल बना लो जहां से सनरेज एंटर कर पाए।
ठीक है। तो आप क्या देखोगे, जहां से सनरेज एंटर कर रही होंगी ना, तो आपको उस पोर्शन के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है ना वो भी नजर आ रहे होंगे। वो क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रही है, टिंडल इफेक्ट हो रही है। टिंडल इफेक्ट क्या होगा, लाइट जब अपने रास्ते में आने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं उनसे टकराकर जब वो फैल जाती है तो उससे क्या होता है, लाइट का जो भी पाथ है ना वो नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो नॉर्मली अब आपके कमरे में अगर बल्ब ऑन होगा तो उसका पाथ आपको नजर नहीं आ रहा होगा ना, लाइट ऐसे रेस तो नहीं नजर आ रही है अलग अलग, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। टिंडल इफेक्ट में क्या हो जाता है, लाइट का पाथ एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। वो विजिबल क्यों होता है, क्योंकि लाइट स्कैटर कर जाती है, वो फैल जाती है। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है रजे, इस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब आई होप आपको टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया हो। तो अब हम टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक फिनोमिनाज हैं, दो फिनोमिनाज हैं, हम उन्हें स्टडी कर लेते हैं। और वो क्या है, नेचुरल डे टू डे लाइफ के फिनोमिनाज ही हैं। आप एक बार सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो दो तरीके की इसकी एप्लीकेशन जो आपको स्टडी करनी है, सबसे पहले तो आपको ये स्टडी करना है कि आपकी जो स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों होता है। स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों होता है। और दूसरी चीज आपको ये स्टडी करनी है कि सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पर हमारी जो स्काई है उसका कलर रेड क्यों हो जाता है। ये दो बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी है यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। और ये किसकी एप्लीकेशन है रजय, ये टिंडल इफेक्ट की ही एप्लीकेशन है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एप्लीकेशन से कि हमें स्काई का कलर क्या है, वो ब्लू क्यों नजर आता है, हमारी स्काई का कलर ब्लू क्यों है। अब देखो स्काई का कलर ब्लू क्यों है। अब देखो स्काई कोई कलर की कब होगी, जब दिन होगा, ये तो आप सब लोग जानते हो ना। स्काई कब आपको किसी भी कलर की, मान लो कोई भी कलर की नजर आए, वो कब नजर आएगी, जब दिन होगा। रात में तो स्काई क्या होती है, काली होती है, क्योंकि कोई रोशनी नहीं होती। तो स्काई का ब्लू होने का फिनोमेना हम कब स्टार्ट करेंगे, डे लाइट में देखेंगे हम। तो देखो ये मान लो आप लोगों की अर्थ है, स्काई आपको ब्लू नजर आ रही है। ठीक है, स्काई आपको क्या नजर आ रही है, ब्लू कलर की नजर आ रही है। और वो कब नजर आएगी, जब सूरज चढ़ा, मतलब सूरज होगा, यानी जब डे लाइट होगी तभी आपको स्काई ब्लू कलर की नजर आएगी। ठीक है, अब जो आपकी जो सनरेज है, सनलाइट है, वो क्या होती है, व्हाइट लाइट होती है। सनलाइट क्या है, व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट से मेरा मतलब क्या है कि वो 7 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। और जो आपके यहाँ पर जो आपकी सनलाइट है वो आप तक कब पहुंचती है, वो आप तक तब पहुंचती है जब वो इस एटमोस्फेयर की जो शील्ड है उसको क्रॉस कर ले, फिर उसके बाद वो वहां पर पहुंचती है। अब हमने अभी टिंडल इफेक्ट के अंदर क्या स्टडी किया कि हमारे एटमोस्फेयर के अंदर हमारे अराउंड जो भी गैसेस हैं उनके साथ कुछ और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, स्मोक पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, और ये काफी क्या है, फाइन साइज पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल है, फाइन साइज। फाइन साइज हमको बोलते हैं जब कोई छोटी चीज को हमने बोला, तो फाइन मतलब बहुत छोटी छोटी, बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं यहाँ पर हमारे एटमोस्फेयर के अंदर। अब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है रजे, टिंडल इफेक्ट में असल में लाइट की क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। अब जब हमने ये देखा ना कि लाइट की स्कैटरिंग होती है, तो आपको ये चीज समझ लेनी है कि ये नहीं होगा कि लाइट सारी की सारी स्कैटर होगी। अब लाइट भी क्या है, अपने कलर, अपनी वेवलेंथ के हिसाब से क्या होगी, स्कैटर होगी। यानी क्या है, जो भी पार्टिकल जो भी लाइट को स्कैटर कर रहे होंगे, मान लो इस टाइम पे मान लो ये पार्टिकल है, लाइट को स्कैटर कर रहा है, तो अब इसके बाद जो लाइट आई है वो तो 7 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। अब वो 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स की 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी। तो ये उनमें से कौन सा कंपोनेंट है जिसे वो स्कैटर करेगा। तो इतनी चीज आपको समझ लेनी है, टिंडल इफेक्ट में उस लाइट की स्कैटरिंग होगी जिसकी जो वेवलेंथ है, वो पार्टिकल के साइज के अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी। पार्टिकल की साइज की अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी, उस वाली वेवलेंथ की स्कैटरिंग क्या है, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, देखो स्कैटरिंग सारी लाइट की होती है, हर एक कंपोनेंट लाइट का क्या होता है, स्कैटर होता है, पर कोई ज्यादा स्कैटर होता है, कोई कम स्कैटर होता है। तो अब जो कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, वो कंपोनेंट स्कैटर होगा जिसकी वेवलेंथ पार्टिकल के साइज के अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगी। अब यहाँ पर विबग्योर के अंदर आपको बेसिकली 7 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा। और इनकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है। इनकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है। यानी अगर आप नीचे की तरफ जाओ तो वेवलेंथ आपकी इंक्रीज करती हुई नजर आती है आपको। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी सन रेज इस
एटमॉस्फेयर नाम की शील्ड को क्रॉस कर रही होंगी, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, उनमें पार्टिकल्स किस तरीके के, डस्ट के हैं, स्मोक के हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। तो उन सबका साइज रजे अप्रोक्सीमेटली किसकी वेवलेंथ के बराबर होता है? उन सबका साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है ब्लू कलर की वेवलेंथ से। यानी जो ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, इनका जो साइज है किसके कंपैरेटिव है? ब्लू कलर की वेवलेंथ के एग्जैक्टली या उसके अप्रोक्सीमेटली बराबर है। अब देखो कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। अब देखो हमने टिंडल इफेक्ट में देख लिया कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा स्कैटर होगी, जिसका साइज पार्टिकल के साइज के कंपैरिजन होगा। तो यहां पर इन 7 कंपोनेंट्स के अंदर किसका साइज पार्टिकल के साइज से मैच हो रहा है? ब्लू कलर का साइज पार्टिकल के साइज से मैच हो रहा है। अब ब्लू कलर की वेवलेंथ यहां पर क्या होगी? सबसे ज्यादा फैलेगी, सबसे ज्यादा क्या होगी? फैल जाएगी। हर एक जगह में, हर एक दिशा में कौन सी लाइट सबसे ज्यादा फैलेगी? ब्लू कलर की लाइट सबसे ज्यादा फैलेगी। अब देखो आपको कौन सी कलर नजर आएगा फिर? अब देखो आपको तो रजब वही कलर नजर आएगा ना जो आपकी आंखों तक पहुंच पाएगा, जो आपकी आंखों तक पहुंच पाएगा वही कलर आप तक नजर आएगा। अब यहां पर फैल सबसे ज्यादा कौन रहा है? यहां पर सबसे ज्यादा कौन फैल रहा है? यहां पे सबसे ज्यादा फैल रहा है ब्लू कलर। तो अगर ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा तो आपको नजर भी कौन सा कलर आएगा? नेचुरली ब्लू कलर ही नजर आएगा, बाकी सारे कलर्स डिस्पर्स हो जाएंगे। क्योंकि हमारी आईज क्या है, सिर्फ कौन से कलर को डिटेक्ट कर पाएंगी? जो हमारे पास तक पहुंच रहा होगा। तो हमारे पास तक कौन सा कलर पहुंच पाएगा? ब्लू कलर पहुंच पाएगा। बाकी सारी लाइट्स क्या है, स्कैटर नहीं हो पाएंगी उतना ज्यादा ये फैल जाएगा। तो इसके कारण आपको स्काई किस कलर की नजर आती है रजे? ब्लू कलर की नजर आती है। आपको डे लाइट में आपको जो अपना स्काई है वो ब्लू कलर का इसलिए नजर आता है। अब नेक्स्ट हमने जो चीज देखनी है वो नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो सनराइज है या सनसेट है उसके टाइम पे हमारी स्काई का कलर लाल रंग में क्यों बदल जाता है। अब देखो रजे ये चीज भी समझनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये हमारी अर्थ है और ये रजे हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर का शील्ड है, ठीक है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि डायग्राम में हमें और भी चीजें बनानी है। ये आप लोगों का ये अर्थ है, ये अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, कुछ किलोमीटर्स तक ही इसकी शील्ड है। अब देखो जब डे होगा, जब दिन होता है पूरा, तब सूरज की पोजीशन क्या होती है? ओवरहेड, हमारे सिर के ऊपर ही होता है सूरज। हमारा सूरज यहाँ पे होता है, हमारे सिर के ऊपर होता है, या मान लो इस पोजीशन पे यहाँ पे कहीं पे भी होगा, ठीक है। मान लो कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। यानी डे लाइट के अंदर जो हमारी सन है वो या तो इस पोजीशन पे होगा, ओवरहेड होगा, या कुछ इधर होगा। इस तरीके की पोजीशन ही होगी हमारी जो सन है, ठीक है। वेयर एज जो अगर आप लोग सनराइज या सनसेट के टाइम की बात करो तो वहां पर सन कहां पर होता है? वहां पे सन कुछ इस तरीके से होता है, हॉरिजन के पास हो जाता है। हॉरिजन हमने पिछली क्लास में देखा, हॉरिजन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ड्रॉ करते हैं हम जो जिसके बियॉन्ड हम देख नहीं सकते कुछ, ठीक है। एक पर्टिकुलर अगर इंसान यहाँ खड़ा होगा तो इसके नीचे की चीजें से नजर नहीं आएंगी। तो सनराइज या सनसेट के टाइम पे हमारा सन क्या है? कुछ हॉरिजन के पास आ जाएगा, ठीक है। यानी जब सनसेट या सनराइज का टाइम होगा तब तो लाइट रेज, जो सन रेज है वो ये वाला पाथ ट्रेवल करेंगी, ठीक है, ये वाला। और जब दिन होगा तब वो ये वाला पाथ ट्रेवल करेंगे। तो ये दोनों पाथ के अंदर आपको एक चीज में कुछ काफी अच्छा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। वो क्या? रजू देखो जब तो दिन है तब तो जो सनरेज हैं उन्हें सिर्फ इतनी सी एटमॉस्फेयर लेंथ का सामना करना पड़ रहा है। मान लो कुछ भी आप लगा लो, कोई एक्स डिस्टेंस तक का इसको सामना करना पड़ रहा है। जब पर सनराइज या सनसेट है उस टाइम पे उसको इतना एटमॉस्फेयर क्रॉस करके आना पड़ रहा है। कितना बड़ा एटमॉस्फेयर क्रॉस देख पा रहे हो? यहाँ पे तो इसको सिर्फ इतना, यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं देखो तो यहाँ पे सिर्फ ये मेरी कुछ फिंगर लेंथ तक का इसको डिस्टेंस कवर करके आना पड़ रहा है। वेराज यहाँ पे कोई मेरी मतलब पूरी एक गिट से भी थोड़ा ज्यादा ही इसको डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ रहा है। समझ तो पा रहे हो ना? यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको सनराइज या सनसेट के टाइम पे हमारी जो सनरेज हैं उन्हें ज्यादा एटमॉस्फेरिक शील्ड को क्या करके आना पड़ता है? क्रॉस करके आना पड़ता है। अब उस टाइम पे क्या होगा रजय? मैं इधर ये वाला पोर्शन थोड़ा रब कर रही हूँ, मुझे कुछ स्पेस चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा? देखो अब अगर सन रेज जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, मान लो ये एटमॉस्फेयर है, तो जो सन रेज है ड्यूरिंग सनराइज सनसेट वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही करना चाहिए, मान लो कुछ इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ पहुंच रही है, ठीक है। अब देखो रजे, अब फिनोमिना तो सेम रहेगा, फिजिक्स ये तो नहीं बदलेगी कि ज्यादा कम में तो नहीं बदलेगी। तो अब सबसे ज्यादा देखो स्कैटरिंग किसकी होगी? यहाँ पे
हमने अभी पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा, जब सन रेज एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही हैं तो सबसे ज्यादा कलर कौन सा स्कैटर होता है? ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है, वो पार्टिकल्स के साइज के कंपैरिजन में है जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो ब्लू कलर है ना रजे, उसकी स्कैटरिंग बहुत जल्दी यहाँ पे इसी पॉइंट से जैसे ही सनरेज एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी, आपका ब्लू लाइट क्या है, ब्लू कलर जो है वो स्कैटर करना शुरू कर जाएगा, ब्लू कलर स्कैटर होता चला जाएगा, होगा 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 होगा, पर वो ब्लू कलर भी तो खत्म होगा ना, ब्लू कलर भी तो फैल फैल के खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ब्लू कलर की स्कैटरिंग पूरी फिनिश हो जाएगी, काफी ज्यादा फैल चुका होगा ब्लू कलर। अब जब ब्लू कलर सबसे ज्यादा फैल चुका है तो यहाँ पर अभी भी लाइट को क्या करना है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। यहाँ पर जो लॉन्गर वेवलेंथ, जो बड़ी वेवलेंथ के जो चीजें हैं है ना, सॉरी कम वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं वो तो स्कैटर हो गई, मान लो वायलेट भी हो चुकी होगी, इंडिगो भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, येलो भी, इस तरीके के जो कलर्स हैं वो क्या है, इनकी वेवलेंथ कम है, ये पहले स्कैटर हो जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा साइज के कंपेरेबल आएंगे, ठीक है, ज्यादा इनके साइज क्या है, ज्यादा पार्टिकल के जो एयर पार्टिकल्स के साइज से मैच होगा, तो ऐसे वाले कलर्स क्या है पहले पहले स्कैटर हो जाएंगे रास्ते के अंदर। पर लाइट को तो बहुत दूर तक जाना है, लाइट को तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो जब वो उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो आखिर में आपके पास कौन से वाले कलर पहुंच पाएंगे, रेड कलर पहुंच पाएगा ना। ज्यादा दूरी तक कौन जा सकेगा, वही वाली वेवलेंथ जा पाएगी ना जो लंबी होगी। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ होगी ना रजे, लॉन्गर वेवलेंथ जो होगी, यानी वो लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है, रेड, वो क्या कर पाएगी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाएगी, वो बिना फैले बिना खत्म हुए सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर लेगी, रेड कलर की लाइट ट्रैवल कर लेगी। इसलिए सनराइज या सनसेट के टाइम पर आपको जो सूरज है, सॉरी आपको जो स्काई है वो रेड कलर की, कभी कभी रेड येलो ऑरेंज मिक्स, इस तरीके का, इन तीनों कलर का कुछ मिक्सचर नजर आता है। मैं ये बोलूं प्योर रेड नजर आता नहीं, प्योर रेड नहीं है, रेड येलो ऑरेंज इस तरीके का मिक्सचर का कलर नजर आता है वो, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट ही हैं जो सबसे ज्यादा हमारे तक यहाँ पर पहुंच पाते हैं, ठीक है। इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमारी जो स्काई का कलर है वो कुछ रेडिश होता है, और नॉर्मल इन द डे उसका कलर क्या रहता है, ब्लू रहता है। तो इस वीडियो के साथ हमारा जो ह्यूमन आई का जो हमारा चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा उसे भी आप डाल सकते हो, हम विद इन 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर अगेन एंड होप you give us the chance for your preparations as well. Okay, thank you so much for watching this video.